फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि हमारे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बिना किसी लेट के अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के क्लास में कैसे प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिसमें लोग पर्यटन करना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है। मतलब पूछा जा रहा है कि डल झील किस शहर में स्थित है। तो देखिए, जो आपका डल झील है वो आपके श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, डल झील आपका कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। और भी आपको अन्य आयामों पे भी ध्यान देना है जहाँ से आपका श्रीनगर से सीटेट में प्रश्न आता है। तो और क्या प्रश्न आता है? तो देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि चार चिनार कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे कि चार चिनार आपका श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, ये भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। अगर आपसे झेलम नदी पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा? झेलम नदी, तो भी आपका कहाँ स्थित है? झेलम नदी भी आपका श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, तो चार चिनार और झेलम नदी भी आपको याद रखना है, ये भी आपके श्रीनगर में है। उदयपुर, जयपुर, हैदराबाद से आपका कोई भी प्रश्न सीटेट में नहीं आता है। ठीक है, तो आपके श्रीनगर से प्रश्न आता है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि डल झील आपका श्रीनगर में है, चार चिनार भी आपका श्रीनगर में है, झेलम नदी भी आपकी श्रीनगर में है। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। मतलब मच्छर हमें अंधेरे में कैसे ढूंढ सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प कह रहा है हमारे सांसों के कंपन द्वारा, दूसरा कह रहा है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, तीसरा कह रहा है सांस द्वारा छोड़ी गई गंध द्वारा वायु की, चौथा कह रहा है पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो देखिए, जो यहाँ पे आपका सही उत्तर है वो है आपके पैरों के तलवों की गंध से जो है मच्छर वो हमें ढूंढ पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डी विकल्प है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और आपसे मच्छरों को लेकर के क्या प्रश्न करता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी आपका सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछेगा कि जो मच्छर है वो खून किस लिए चूसता है। ठीक है, मच्छर मनुष्य के रक्त को किस लिए चूसता है, तो इसको आप ध्यान देंगे कि रक्त चूसने का कार्य वो किस लिए करता है। ठीक है, रक्त चूसना किस लिए करता है? रक्त चूसने का कार्य वो अंडे देने के लिए करता है। किस लिए करता है? अंडे देने के लिए। ठीक है, अंडे देने के लिए। ठीक, आपको ये याद रखना है कि मच्छर खून को क्यों चूसता है, तो अंडे देने के लिए खून चूसता है। ठीक है, आपसे दूसरे नंबर पर क्या प्रश्न पूछेगा कि जो मच्छर का लार्वा होता है इसका रंग क्या होता है। ठीक है, मच्छर के लार्वे का रंग। ठीक, तो आपको याद रखना है कि लार्वे का जो रंग होता है ये आपका क्या होता है? लार्वे का रंग जो है ये भूरा होता है। ठीक, आपको याद रखना है कि मच्छर के लार्वे का रंग भूरा होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि मच्छर हमें कैसे ढूंढ पाते हैं। तो जो हमारे पैरों के तलवे की गंध होती है उससे मच्छर हमको ढूंढ पाता है। फिर जो मच्छर है वो रक्त क्यों चूसता है, खून को क्यों चूसता है, तो अंडे देने के लिए वो क्या करता है? खून को चूसता है। और अगर आपसे पूछेगा कि मच्छर के लार्वे का रंग कैसा होता है तो आप बताएंगे कि मच्छर के लार्वे का रंग आपका भूरा होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको तैयार रखना। और आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया जाएगा, आपको रोगों का समुच्चय दे करके प्रश्न पूछ लेता है कि जो मच्छर से होने वाले रोग हैं वो निम्नलिखित में से कौन कौन से रोग हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो मलेरिया है, क्या है आपका? मलेरिया। ठीक है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया, डेंगू और आपका चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये आपका तीनों रोग किससे होता है? मच्छर से होता है। मच्छर से देखिए दोस्त और भी होने वाले रोग हैं, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है वो हमारे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया है। और इन्हीं तीनों को लेकर के आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको ये तीनों जो पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, है जो बताया गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। देखिए, एक पहेली दिया हुआ है, इसको पढ़ करके आपको समझना है कि ये पहेली किसके बारे में दिया गया है।
कह रहा है कि कूटी जाती पीछी जाती भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सी सी, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो आप समझ गए होंगे कि तीखी है ये, ठीक है, कैसी है ये, तीखी है, और खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सी सी सी। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर आपकी मिर्च की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि मिर्ची ही आपकी तीखी होती है, उसी से ही आपका सीसी का आवाज़ आता है और आपका क्या होता है, भोजन तीखा हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम अपने विकल्प को देखते हैं, विकल्प में मिर्ची दिया हुआ है या नहीं। तो देखिए विकल्प, देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए विकल्प दिया गया है हल्दी, हल्दी है ये आपका, हल्दी हो गया, ठीक है दोस्त, हल्दी हो गया, और आपका क्या है, हल्दी हो गया, और यहाँ पर आपका देखिए लौंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये आपका लौंग दिया हुआ है, हल्दी लौंग इलायची लाल मिर्च। तो देखिए जो इसका आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका लाल मिर्च, ठीक है। ये पहेली किसके संबंध में है, लाल मिर्च के संबंध में है। देखिए हल्दी आपका क्या है, हल्दी एक प्रकार का आपका क्या है, तना है, ठीक है। आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि हल्दी तना है या जड़ है, तो आपको याद रखना है कि हल्दी तना है। और लौंग से आपका क्या पूछेगा कि लौंग फूल है या फल है, तो आपको याद रखना है कि आपका लौंग जो है ये आपका पौधे का फूल वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है। देखिए चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। मतलब कहाँ के लोग जो है नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली को खाते हैं। पहला विकल्प है गोवा, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड। तो देखिए जो इसका सही उत्तर आपका होगा वो है आपका गोवा, ठीक है। गोवा के लोग जो है वो आपका क्या करते हैं, नारियल के तेल में तली हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सरसों के तेल में, किसके तेल में, सरसों के तेल में, सरसों के तेल में कहाँ के लोग खाते हैं समुद्री मछली को तल करके, तो आप क्या बताएंगे, जम्मू और कश्मीर के लोग। कहाँ के लोग, जम्मू और कश्मीर के लोग आपका सरसों के तेल में समुद्री मछली को तल करके खाते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया। और भी अन्य विकल्पों को देखते हैं जहां से आपका सीटेट और भी प्रश्न बनाता है। तो देखिए आपका सीटेट छत्तीसगढ़ से खाने को लेकर के प्रश्न बनाता है। तो छत्तीसगढ़ के लोग क्या खाते हैं, अगर आपसे पूछे कि लाल चींटी की चटनी, किसकी चटनी, लाल चींटी, लाल चींटी की चटनी, तो आपके कहाँ के लोग खाते हैं लाल चींटी की चटनी, आपके छत्तीसगढ़ के लोग खाते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पांचवा क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न देखिए कह रहा है पहाड़ी क्षेत्र की किसी लकड़ी ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। मतलब ये राज्य का आपको पूरा विवरण दिया गया है और पूछा जा रहा है कि किस राज्य का घर ऐसे होता है। तो पहला विकल्प देखिए आपका दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, दूसरा दिया हुआ है असम, तीसरा दिया हुआ है बिहार, चौथा दिया हुआ है लद्दाख। तो देखिए जो आपके ठंड ज़्यादा पड़ता है और जहाँ के घरों की छतें ढालू होती हैं और ये पत्थर और लकड़ी से बनाई जाती है, ये आपका है हिमाचल प्रदेश के घरों की ये विशेषता है। ऐसे घर आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए असम, बिहार, लद्दाख, तो यहाँ तीनों जगहों से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। और आपको इन चीज़ों को याद भी रखना है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे हिमाचल प्रदेश से ही पूछे, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आपको सभी आयामों को ध्यान में रख करके चलना है। तो आइए असम से देखते हैं, असम से आपका क्या प्रश्न आता है। असम से देखिए प्रश्न पूछेगा कि बांस के खंभे पर, कहाँ, बांस के खंभे, बांस के खंभे पर 10 से 12 फुट, 10 से 12 फुट ऊंची, ठीक है, कैसी 10 से 12 फुट ऊंची मकान कहाँ की होती है, वो आपके असम की होती है। बिहार से आपका क्या पूछेगा, बिहार से आपका पूछा जाता है मधुबनी चित्रकला, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, मधुबनी चित्रकला, ठीक है।
आपसे अगर पूछेगा मधुबनी चित्रकला कहाँ का लोकप्रिय चित्रकला है, कहाँ प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर होगा बिहार। लद्दाख से आपका क्या पूछेगा, अगर आपसे पूछे ठंडा रेगिस्तान, क्या पूछे, ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। हिमाचल प्रदेश के मकान के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर असम से पूछेगा तो यहाँ के जो मकान होते हैं वो बांस के खंभे पर 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। बिहार से आपका पूछेगा तो मधुबनी चित्रकला बिहार की है, और ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं, तो ये आपका लद्दाख का है। ठीक है, आइए हम अपने छठवें प्रश्न पर चलते हैं। छठवां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, मच्छरों द्वारा होने फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। मतलब कौन से ऐसे रोग हैं जो आपके मच्छरों द्वारा होते हैं। पहला कह रहा है हैजा और मियादी बुखार, दूसरा कह रहा है हैजा और मलेरिया, तीसरा कह रहा है मियादी बुखार और मलेरिया, चौथा कह रहा है डेंगू और चिकनगुनिया। तो देखिए इसको हमने पहले भी जब मच्छर वाला प्रश्न आया था तो वहाँ भी मैं बता दिया था। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न भी आ गया है। तो आपके मच्छरों से जो फैलने वाला रोग है, बीमारी है, वो आपका डेंगू और चिकनगुनिया है। ठीक है, आपका देखिए मलेरिया जो है ये भी आपके मच्छरों से फैलता है। ठीक है, लेकिन मियादी बुखार जो है आपका मच्छरों से नहीं फैलता है। हैजा देखिए, हैजा आपका क्या है, ये आपका जीवाणु जनित रोग है, ये आपके बैक्टीरिया से होता है। ठीक, इसलिए ये भी विकल्प आपका गलत हो गया। यहाँ भी देखिए हैजा दिया हुआ है, तो हैजा आपका क्या है, जीवाणु जनित रोग है। बाकी जो आपका मलेरिया है ये भी मच्छरों से होता है। ठीक है, अगर यहाँ डेंगू और चिकनगुनिया और यहाँ मलेरिया लिख देता, ठीक है, तो भी आपका ए विकल्प सही हो जाता। ठीक, लेकिन आपका यहाँ पे मियादी बुखार दे करके सी गलत कर दिया, हैजा दे करके आपका बी गलत कर दिया, ए में भी हैजा दे करके गलत कर दिया। देखिए यहाँ से आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपके जीवाणु जनित रोग हैं, कैसे रोग हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक, जीवाणु जनित रोग हैं, वो कौन कौन से हैं, आपसे जरूरी नहीं है मच्छरों से पूछे, आपसे जीवाणु जनित रोग पूछ लेगा तो आप क्या याद रखेंगे, आपको याद रखना है हैजा आपका होता है, और आपका क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, हैजा हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, और आपका क्या याद रखना है, टीबी हो गया। तो ये सब आपके किससे होने वाले रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं, जीवाणु से होने वाले हैं, बैक्टीरिया से होने वाले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि हैजा, कुष्ठ रोग, टीबी किससे होता है, आपके जीवाणु से होने वाला रोग है। तो चलिए हम अपने 7वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे चिड़ियों का हमें जोड़ा चुनना है कि जो कि हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। पहला कह रहा है कबूतर, दूसरा कह रहा है कौवा और कोयल, तीसरा कह रहा है गिद्ध और फाख्ता, चौथा कह रहा है चील और बाज। तो देखिए जो इसका आपका सही उत्तर होगा आपका कौन सा है, चील और बाज। चील और बाज जो है हमसे क्या करते हैं, 4 गुना अधिक स्पष्ट दूरी की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके कौवा, कौवा हो गया, कबूतर हो गया, फाख्ता हो गया, यहाँ से भी आपका जो है प्रश्न आता रहता है। तो अगर आपको कबूतर को लेकर के प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछेगा कि पुराने मकान, कहाँ पर, पुराने मकान, और आपका कहाँ, खंडहरों, पुराने मकान और खंडहरों में क्या करता है, घोंसला बनाता है। ठीक है, घोंसला बनाता है। मतलब अगर आपसे पूछे कि पुराने मकान और खंडहरों में कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है तो आपका उत्तर होगा कबूतर। और कौवा और कोयल से आपका क्या प्रश्न पूछेगा, अगर पूछे कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, कहाँ पर, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है, तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है आपका कौवा। ठीक है, और इस कौवे के घोंसले में अंडा देने का कार्य कौन करती है, कोयल। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौवे के घोंसले में कौन सा पक्षी अंडा देता है, तो उसका आपका उत्तर हो जाएगा कोयल जो है वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है, और कौवा जो है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। ठीक है,
अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं फाख्ता के बारे में। आपका फाख्ता से क्या क्वेश्चन आता है, तो देखिए फाख्ता से आपका क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फाख्ता जो आपका पक्षी है, ये जो आपका कैक्टस होता है, ठीक है, कैक्टस, कैक्टस मतलब आपका नागफनी, कैक्टस और कहाँ पर, कैक्टस और मेहंदी के मेढ़ में, कैक्टस और मेहंदी के मेढ़ में क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है, ठीक है, क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा पक्षी है जो कैक्टस मतलब नागफनी के कांटों में और मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा फाख्ता, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। हमारा यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब हम अपने 8वें प्रश्न को देखेंगे। 8वां प्रश्न हमारा क्या है, देखिए 8वां प्रश्न दिया हुआ है कि दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिया गया पैमाना छापा है। मतलब आपका कोई मानचित्र है, उस पर पैमाना दिया गया है, जहां पर पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर दिया हुआ है। और फिर प्रश्न क्या पूछ रहा है, यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों की मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी है। मतलब देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है 960 मीटर, तो पूछ रहा है 39.8 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए दोस्त, इस प्रश्न को पढ़ करके आपको परेशान नहीं होना है कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया, बहुत टफ है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस इसको आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा भी टफ नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर दिया हुआ है और यहाँ 39.8 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा पूछ रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 960 मीटर में क्या करिए आप 39 सेंटीमीटर का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो उत्तर अपने आप आ जाएगा। तो हम गुणा करके देखते हैं। देखिए 960 आपका दिया हुआ है, ठीक, तो आप इसको गुणा करा दीजिए किससे, 39 से, ठीक है। 0.8 आपको छोड़ देना है क्योंकि निकटतम पूछा है, तो हमारा 0.8 को छोड़ने के बाद से भी जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए गुणा करा करके देखिए क्या आता है, 9 से 0 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 9 से 6 में गुणा कराएंगे तो आपका 54 हो जाएगा, 9 छक्का 54 होता है, तो 54 के 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हासिल 5 बचेगा। और 9 से 9 का गुणा कराएंगे तो 9 9 आपका 81 होता है, 81 और 5 आपका 86 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से गुणा कराइए, 3 से 0 में गुणा कराएंगे तो आपका 0 होगा, 3 से 6 में गुणा कराएंगे तो आपका 18 हो जाएगा, 18 के 8 लिखेंगे आप, आपका हासिल 1 बचेगा। फिर 3 से 9 में गुणा कराइए तो 9 दूनी 18, 9 त्रिका आपका 27 होता है, 27 एक आपका हासिल 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, 0 आ गया, हाँ 0 आप उतार लेंगे, 4 यहाँ पे आपका उतर जाएगा, 8 और 6 देखिए, 8 2 10 4 14 के 4, फिर आपका हासिल 1 बचेगा, 8 8 16 1 17 के 7 हासिल आपका फिर 1 बचेगा, 2 1 3, ठीक है। तो आपका उत्तर कितना आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 37,440 मीटर आपका जो निकटतम दूरी वो आ रहा है, ठीक है। अब आइए आपके ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 36 किलोमीटर दिया हुआ है, 37 किलोमीटर दिया हुआ है, 38 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये आपका जो आंसर आया है ये आपका भी मीटर में आया है, इस मीटर को आप क्या करिए किलोमीटर में बदल लीजिए, ठीक है। तो आप किलोमीटर में बदलेंगे तो देखिए आपका 37,000 का आपका 37 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब जो आपका आंसर होगा वो 37 दशमलव, आप देखेंगे 37 दशमलव आपका 440 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन में देखिए कहीं भी 37.440 विकल्प नहीं दिया हुआ है, या तो 37 दिया हुआ है और 38 दिया हुआ है। तो आपको निकटतम जाना है, तो निकटतम जाने के लिए हमको क्या करना होता है, जो आगे की संख्या होती है उसको लेना होता है। मतलब यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 38 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 37 आपका कम हो जाएगा, लेकिन जब निकटतम पूछा है तो आप बढ़ती हुई संख्या की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे आपका 38 किलोमीटर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ऐसे प्रश्न आते हैं पैमाना को लेकर के मानचित्र में, उसको आपका सरल करने का सबसे आसान तरीका ही होता है कि आप तुरंत गुणा करा लीजिए। गुणा कराने के बाद से अगर मीटर में पूछा है तो मीटर में आंसर दीजिए, अगर किलोमीटर में पूछा है तो आप मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, ठीक।
तो यहाँ पे आपका सही उत्तर 37 हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके देखिए एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो सीटेट का, हर एग्ज़ाम में आपका मानचित्र से, ठीक है, मानचित्र से, मैप से आपका 1 से 2 प्रश्न आना 100% तय होता है। आपकी गारंटी है कि मानचित्र से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कभी आपका पूछ लेता है कि कौन से राज्यों का समुच्चय है जो बंगाल की खाड़ी पर है, तो कभी पूछ लेगा कि अरब सागर की खाड़ी पर कौन से राज्य स्थित हैं। कभी आपका राजस्थान से मध्य प्रदेश की स्थिति पूछ लेगा, कभी मध्य प्रदेश से गुजरात की स्थिति पूछ लेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक मानचित्र आपको ले करके जरूर रखना है, ठीक है। और आपके पास अगर मानचित्र नहीं है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपके सीटेट मंत्रा का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस चैनल को जाना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वहाँ पे उस चैनल में आपको मानचित्र मिल जाएगा। मानचित्र पहले से मैंने उस चैनल पे प्रोवाइड कराया हुआ है। आप या तो वहाँ से मानचित्र ले लीजिए या फिर मार्केट से मानचित्र खरीद लीजिए और डेली मानचित्र को देखते रहिए। आपके राज्यों की क्या स्थितियाँ हैं उनको देखते रहिए। और भी आप देखेंगे कि मानचित्र में आपके राज्य और राजधानी भी दिया गया होता है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से उनकी राजधानी को लेकर के भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको एक मानचित्र जरूर रखना है, ठीक है। और देखिए दोस्त, अगर आप रटने का प्रयास करते हैं कि कौन से राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी पर हैं, कौन से राज्य हैं जो अरब सागर की खाड़ी पर हैं, ठीक है, अरब सागर के किनारे हैं, तो ऐसा अगर आप करते हैं, रटने का कोशिश करते हैं, तो रटना बेकार है, ठीक है। कहीं से भी मानचित्र से प्रश्न पूछ लेगा तो रटने में हमारी भलाई नहीं है। हमको क्या करना है, मानचित्र को समझ लेना है, जहां हम पढ़ते हैं वहां पे हमको एक मानचित्र को लगा लेना है, ठीक है। अगर मानचित्र नहीं लगाएंगे, रटने पर ध्यान देंगे, तो स्वाभाविक है कि आपके प्रश्न का उत्तर गलत हो सकता है। तो इसलिए आपको एक मानचित्र रखना है और आपको स्मार्टली अपने प्रिपरेशन को करना है। अगर स्मार्टली नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। देखिए, खाली मेहनत करने से आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 12 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होने वाला है। जब तक आप स्मार्टली नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा, ठीक है। केवल घंटों में मेहनत करने से नहीं सफलता मिलती है, बल्कि सफलता एक अच्छे तरीके से स्मार्टली वर्क करने से मिलती है, ठीक है। आप देखिए, एक जो दीमक होता है आपका, वो भी क्या करता है, 24 घंटे काम करता है, हमेशा काम करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो कुछ अच्छा नहीं करता है, बल्कि वो जिस घर में रहता है उसी घर का विनाश करता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10 घंटे पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में आएगा या नहीं। आपको स्मार्टली पढ़ना है, गधों की तरह मेहनत नहीं करना है। आपका डेली 4 से 5 घंटे की पढ़ाई इनफ है सीटेट को क्रैक करने के लिए, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गधों की तरह आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं 2 साल से, फिर भी आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो रहा है, तो ज़रूर आपके पढ़ने के तरीके में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो आपको स्मार्टली पढ़ना है, ठीक। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। 9वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाना पसंद पसंद करते हैं। तो देखिए दोस्त, नारियल के तेल में जो आपका समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं वो आपके कहाँ के लोग करते हैं, आपके गोवा के लोग करते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लोग कैसे खाते हैं, सरसों के तेल में। कहाँ पर खाते हैं, सरसों के तेल में तल करके समुद्री मछली को खाते हैं। कहाँ के, जम्मू कश्मीर के लोग। छत्तीसगढ़ के लोग क्या करते हैं, लाल चींटी की चटनी खाते हैं। क्या खाते हैं, लाल चींटी की चटनी, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे लाल चींटी की चटनी कहाँ के लोग खाते हैं, एक कहाँ का लोकप्रिय डिश है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़। अगर पूछे कि सरसों के तेल में तली हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर, ठीक है। और भी आपका देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर के अन्य प्रश्न भी पूछता है, तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर से आपका और क्या प्रश्न पूछ लेगा, अगर आपसे पूछता है कि पश्मीना ऊन, कौन सा ऊन, पश्मीना ऊन। देखिए, ये ऊन की एक उच्च वैरायटी है आपका पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन आपका कहाँ पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए हम अपने 10वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, 10वां प्रश्न कह रहा है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है। मतलब पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन सा पक्षी आपका घोंसला बनाता है। ए कह रहा है मैना, बी कह रहा है कौवा, सी कह रहा है तोता, डी कह रहा है कबूतर। देखिए, मैं पहले भी आपको इसी क्लास में बताया हूँ
कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर आपका कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो है आपका कौवा। कौवा जो है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है और कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। ठीक, अगर पूछेगा कि कोयल किसके घोंसले में अंडे देती है, तो कोयल आपका कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, आपका देखिए और भी जो अन्य पक्षी हैं वहां से भी आपका प्रश्न आता है। तो देखिए मैना से आपका क्या प्रश्न आता है, सबसे पहले जानिए कि मैना जो है आपका कहाँ पाई जाती है, कहाँ रहती है। तो आपका मैना रहती है रेगिस्तान में। कहाँ रहती है, ये एक रेगिस्तानी पक्षी है, रेगिस्तान में रहना पसंद करती है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछता है कि झटके से, क्या आपका झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। ठीक है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। अगर आपसे पूछे कि वह कौन सी चिड़िया है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है, तो आपका उत्तर होगा मैना। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि कौन सी चिड़िया है जो अपने गले को, ठीक है, अपने गर्दन को पूरा पीछे तक घुमा सकती है 360 डिग्री, तब आपका उत्तर हो जाएगा उल्लू। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन को कौन करता है, मैना, और अपनी गर्दन को पूरी तरह से कौन मोड़ लेता है, वो है आपका उल्लू। ठीक है, देखिए तोता से आपका कोई प्रश्न नहीं आता है। कबूतर से आपका सीटेट में प्रश्न आता है। तो कबूतर से आपका क्या प्रश्न आता है कि ये जो कबूतर है आपका, ये पुराने मकान एवं क्या करता है, खंडहरों, पुराने मकान और खंडहरों में घोंसला बनाता है। ठीक है, पुराने मकान और खंडहरों में घोंसला कौन बनाता है, कबूतर। तो आपको इतना याद रखना है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो है आपका कौवा। मैना पक्षी कहाँ पाई जाती है, कहाँ रहती है, तो ये रेगिस्तानी पक्षी है, रेगिस्तान में पाई जाती है। और मैना पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। और आपसे पूछेगा अगर कि पुराने मकान एवं खंडहरों में घोंसला कौन बनाता है, तो आपका उत्तर होगा कबूतर। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है, क्लास समाप्त हो जाता है। आप इस वीडियो को लाइक करिए और भी आपके जो दोस्त हैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए और अपने इस चैनल सीटेट मंत्रा को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके सीटेट एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी सहायता करेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स सो मच, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।